भारत एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां सोने की नदियां बहती थी, जहां के बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी आते थे, जहां के मंदिर इतने भव्य थे कि विदेशी यात्री देखकर दंग रह जाते थे। यह था हमारा हिंदुस्तान, 15वीं शताब्दी का भारत। लेकिन इस अमीर और शक्तिशाली देश को एक बाहरी आक्रमणकारी ने सिर्फ एक दिन की लड़ाई में जीत लिया। वो कैसे हुआ? क्या हमारे अपने राजाओं ने ही हमें धोखा दिया? और क्या सच में किसी हिंदू राजा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आदित्य एक्सप्लेन पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबर के आने से पहले 15वीं शताब्दी का भारत आखिर कैसा था। देखिए, 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत अपने डिक्लाइन के फेस पे थी और देश का रीजनल किंगडम कई हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल, विजयनगर और मेवाड़। इनमें से कई रूलर के एंसेस्टर फॉरेन ओरिजिन के थे, जैसे तुर्क और अफगान। ये एक ऐसा समय था जब भारत में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, रीजनल राइवलरीज और पावर स्ट्रगल्स अपने पीक पर था। इस दौरान 16वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का शासक बना इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा, जिन्होंने 1517 में अपने पिता की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली। उस समय सल्तनत अपने कमजोर फेस में थी। देश के अलग अलग हिस्सों में रीजनल किंग्स अपनी राजनीति चला रहे थे। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता का किंगडम तो संभाल लिया, लेकिन वो उसको एक्सपैंड नहीं कर पाया। उसके कंट्रोल में बस कुछ ही इलाके थे, दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना के बीच का एरिया, जौनपुर, बयाना और चंदेरी। ये वो टाइम था जब सल्तनत की ताकत सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सीमित रह गई थी। इब्राहिम लोदी एक बहादुर और एम्बिशियस रूलर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और शॉर्ट टेम्पर था। उसने सोचा कि सुल्तान को एक डिवाइन रूलर की तरह देखा जाना चाहिए, एक ऐसा शख्स जिसका हुक्म सब पर चलना चाहिए। इसलिए उसने अपने दरबार में कठोर डिसिप्लिन और फॉर्मेलिटी लागू कर दी। जो अफगान नोबल पहले उसके पिता और दादा के टाइम पर सुल्तान के साथ बराबरी में बैठते थे, उन्हें अब इब्राहिम ने हुक्म दिया कि वो हाथ जोड़कर और सर झुकाकर खड़े रहे। ये बात अफगान सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपने आप को सुल्तान के ब्रदर से नाम समझते थे, ना कि उसका नौकर। इब्राहिम लोदी अक्सर कहता था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब बादशाहत में रिश्तों का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हुक्म चलना चाहिए। उसके लिए हर नोबल एक सर्वेंट था, चाहे वो उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जिस भी अफगान ने अपने हेरिडेटरी राइट्स या प्रिविलेजेस मांगने की हिम्मत की, सुल्तान ने उसको कठोर सजा दी। यही चीज उसके लिए बगावत की शुरुआत बनी। देश के कई हिस्सों में बगावत शुरू हुई, जैसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और उसके अपने चाचा आलम खान लोधी भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। सुल्तान को अपने ही सरदारों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी। पंजाब का इलाका उस दौरान दिल्ली की सल्तनत का एक हिस्सा तो था, लेकिन असल में वहां के गवर्नर दौलत खान लोधी अपने आप में ही एक ताकतवर शासक बन गए थे। उसका सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। दोनों के बीच में बढ़ते हुए तनाव ने पंजाब को दिल्ली से लगभग अलग कर दिया था। एक दिन दौलत खान का बेटा दिलावर खान दिल्ली से भागकर अपने पिता के पास आया। उसने बताया कि सुल्तान इब्राहिम लोधी के दिल में दौलत खान के खिलाफ बुरे इरादे हैं। जब सुल्तान अपने अंदर के दुश्मनों से निपट लेगा, तो वो पंजाब पर चढ़ाई करेगा। ये सुनकर दौलत खान घबरा गया। उसे अपनी कुर्सी और जान दोनों का खतरा महसूस होने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए दौलत खान लोधी ने एक बड़ी चाल चली। उसने बाबर, जो उस वक्त काबुल का शासक था, उसको हिंदुस्तान बुलाया और मदद मांगी। उसका प्लान था कि बाबर के साथ मिलकर इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाए और पंजाब पर अपना स्वतंत्र राज मजबूत किया जाए। इस समय तक पंजाब और दिल्ली के बीच का उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पूरी तरह से कमजोर और बिखरा हुआ था। यही वजह थी कि जब बाबर ने अपनी सेना के साथ भारत पर हमला किया, तो उसे कोई खास मुकाबला नहीं मिला और उसके लिए हिंदुस्तान का दरवाजा खुल गया। बिहार में दरिया खान लोहानी एक पावरफुल अफगान नोबल था। जब 1521 के आसपास उनके पिता की डेथ हो गई, तब उन दरिया खान लोहानी ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और खुद को सुल्तान मोहम्मद शाह लोहानी के रूप में बिहार का रूलर बना लिया। इसी दौरान जौनपुर में भी बगावत हुई। ये बगावतें लोधी किंगडम के लिए एक बड़े झटके जैसी थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी अपने नोबल्स पे कंट्रोल खो बैठा और उसकी प्रेस्टीज लगभग खत्म हो गई। बंगाल, अलाउद्दीन के बाद उनका बेटा नशद शाह 1518 से 1533 के लिए बंगाल का रूलर बना। उसके समय बाबर ने इंडिया पर हमला किया, पर दोनों के बीच में शांति बनी रही। आप चिंता ना करें, हम बाबर की बात अगली वीडियो में पूरी डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि नशद शाह ने महाभारत का बंगाली अनुवाद करवाया।
सेंट्रल इंडिया में तीन मेजर पावर अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे, मालवा, गुजरात और मेवाड़। मेवाड़, द प्राइड ऑफ राजपुताना। मेवाड़, जिसका कैपिटल चित्तौड़ था, राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल राजपूत स्टेट माना जाता था। मेवाड़ के इतिहास में कई शानदार राजा हुए, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर थे राणा कुंभा। उनके बाद उनका सबसे महान वंशज बना राणा संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। बाबर के समय के दौरान राणा सांगा ही चित्तौड़ के राजा थे। राणा सांगा एक बहादुर और महान योद्धा थे, लेकिन राणा सांगा सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि एक समझदार राजनेता भी थे। उनकी गाइडेंस में 200 से ज्यादा राजपूत सरदार उनके साथ जुड़ गए और पूरे राजस्थान पर उनकी पकड़ बन गई। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा जी का सपना था कि दिल्ली में हिंदू राज फिर से स्थापित करना है। राणा सांगा को इतिहास में 16वीं शताब्दी का सबसे बड़ा हिंदू शासक माना जाता है। अब यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल आता है। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उन्हें चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की तरफ से एक संदेश आया था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने का निमंत्रण। यानी बाबर के अनुसार राणा सांगा ने खुद उन्हें हिंदुस्तान बुलाया था। लेकिन कई इतिहासकार इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका कहना है कि राणा सांगा जैसे महान और स्वाभिमानी राजपूत योद्धा, जिसने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े हों, जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हो, जिसने एक आंख एक हाथ खोया हो, वो भला किसी विदेशी को अपने देश में क्यों बुलाएगा। और सबसे बड़ा सबूत, आगे चलकर बाबर और राणा सांगा के बीच खुद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ खानवा 1527 के नाम से जाना जाता है। तो सच क्या है? क्या राणा सांगा देशभक्त है या देशद्रोही? यह बहस आज भी जारी है और इसका जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे, जब हम बात करेंगे कि बाबर, उसकी जीत की, उसकी हार की और उस सच्चाई की जो इतिहास की किताबों में दबी पड़ी है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक मेवाड़ राणा सांगा के नेतृत्व में सबसे पावरफुल राज्य बन गया, जबकि मालवा अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते सेकंड रेट स्टेट बन गया। बाबर के टाइम पे मालवा का रूलर महमूद सेकंड खलजी 1510 से 1531 था, जो एक कमजोर और अनुशासित शासक माना जाता है। उसके समय में असली पावर उसके प्राइम मिनिस्टर मेदिनी राय, एक गैलेंट राजपूत चीफ के हाथ में थी। मेदिनी राय ने अपने राजपूत साथियों को उच्च पद दिए, जिससे मुस्लिम नोबल में नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने गुजरात के सुल्तान से मदद मांगी ताकि मेदिनी राय को हटा सके। इस क्राइसिस के दौरान मेदिनी राय ने राणा सांगा ऑफ मेवाड़ से सहायता मांगी। राणा सांगा ने मालवा पर हमला कर गुजरात की सेना को हरा दिया और सुल्तान महमूद सेकंड खलजी को बंदी बना लिया। लेकिन राजपूतों की शौर्य और उदारता के प्रतीक के रूप में राणा सांगा ने अपने शाही बंदी को छोड़ दिया और उससे उसका राज्य वापस दे दिया। परंतु ये दयालु कार्रवाई भी मालवा को बचा नहीं सकी। अंत में 1531 में गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को अपना साम्राज्य में मिला लिया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात, जो पहले दिल्ली सल्तनत का एक प्रोविंस था, उसने अपना संबंध दिल्ली से तोड़ दिया। बाबर के भारत आने के समय गुजरात का रूलर मुजफ्फर शाह सेकंड, जो 1511 में महमूद बेगरा के बाद गद्दी पर बैठा था, उसका पूरा राजकाल लड़ाइयों और संघर्षों से भरा था। एक समय ऐसा भी आया जब उसका टकराव राणा सांगा ऑफ मेवाड़ से हुआ, जिसमें राणा सांगा ने उसे हरा दिया। अप्रैल 1526 में मुजफ्फर शाह सेकंड की मौत हो गई, लेकिन उसी साल जुलाई 1526 में उसका बेटा बहादुर शाह तख्त पर आया। बहादुर शाह सफल शासक साबित हुआ। उसने गुजरात की ताकत दोबारा बढ़ाई। विजयनगर की कहानी। दक्षिण भारत में उस दौरान एक ऐसा राजा था जो अपनी शक्ति, धर्म और समृद्धि के लिए मशहूर थे, विजयनगर साम्राज्य। बाबर के समय यहाँ राज कर रहे थे कृष्णदेवा राया 1509 से 1529, जो न सिर्फ विजयनगर के सबसे महान शासक थे, बल्कि अपने युग के सबसे प्रतिभाशाली राजा भी रहे थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों बीजापुर, गोलकोंडा और उड़ीसा के गाजापति राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। लेकिन कृष्णदेवा राय सिर्फ युद्धों के महारथी नहीं थे, वो एक कला और साहित्य के महान समर्थक भी थे। उनके दरबार में अलासानी पेदाना जैसे तेलुगु कवि रहे और उनका राज विजयनगर के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। विदेशी यात्रिक जैसे डोमिंगो पीस और फर्नाओ नूनीज ने लिखा है कि विजयनगर एक ऐसा शहर था जहां सोने चांदी की सड़कें चमकती थी, बाजारों में हर देश के व्यापारी मिलते थे और मंदिरों की कलाकृति दुनिया भर में अद्भुत मानी जाती थी। विजयनगर ने उत्तर भारत की राजनीति में सीधा भाग नहीं लिया, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण
धार्मिक और संस्कृत किरदार निभाया। उसने मुस्लिम सल्तनत के दक्षिण तरफ बढ़ने के प्रयासों को रोका था और हिंदू धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा। उस समय भारत के राजनीतिक दृश्य कुछ इस प्रकार थे कि देश के विभिन्न हिस्सों में उस दौर के राजा एक दूसरे पर प्रभाव जमाने की कोशिश में लगे थे। अगर हम इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भारत को देखें तो 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौरान जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब भी भारत एक समृद्ध और धनवान देश था। बरसों से तुर्क और अफगानियों के आक्रमणों के बावजूद देश की जमीन और लोग दोनों ही उतने ही उत्पादक थे। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुण यह है कि यहाँ सोना और चांदी की भरमार है, चाहे सिक्के के रूप में या बिना सिक्के के। जब बाबर ने दिल्ली, आगरा और ग्वालियर जीता तो उसके हाथ इतना खजाना लगा कि उसने लिखा, ये देश बहुत अमीर है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज किस कदर मेहनती और उत्पादक थे। कृषि मतलब एग्रीकल्चर तब भी देश की रीढ़ की हड्डी थी। बाबर ने हैरानी से लिखा कि हिंदुस्तान में गांव बनने और मिटने में देर नहीं लगती। जब शांति होती तो हर तरफ हरियाली होती, मुस्कुराती फसलें, लेकिन जब जंग होती या अकाल पड़ता तो पूरी जमीन सुनसान पड़ जाती। आमतौर पर लोग इतने अनाज उगाते कि देश की जरूरत पूरी करने के बाद भी बाहर के देशों को अनाज एक्सपोर्ट होता था। देश में अंतर्देशीय व्यापार भी तेज था। समुद्री रास्तों से हमारा व्यापार मलाया, चाइना और पैसिफिक देशों से होता था और स्थल मार्ग से हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत और भूटान तक व्यापार करते थे। कुल मिलाकर भारत इतना धनवान था कि उसका नाम सुनकर ही विदेशी योद्धा आकर्षित होते थे। बाबर ने भी कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है उसमें मिलने वाला सोना और चांदी, यानी जंगों और लूट के बावजूद। अब अगर हम बात मिलिट्री की करें तो 16वीं शताब्दी के शुरू में भारत एक धनवान और समृद्ध देश था, लेकिन इसकी सैनिक रूप से हालत बहुत कमजोर थी। देश के अलग अलग राज्य अपने अपने स्वार्थ में उलझे हुए थे, इसलिए देश का रक्षा के लिए एकजुट प्रयास कभी नहीं हुआ। टैलेंटेड योद्धा जरूर थे, पर उन दिनों भारत हथियार, रणनीति और सेना की गुणवत्ता में ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से काफी पीछे था। उस समय ईरान और अफगानिस्तान ने वेस्टर्न देशों से तोपें और बारूद अपना ली, लेकिन उत्तर भारत के किसी शासक ने, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, तोपें रखने की सोची भी नहीं। दिल्ली सल्तनत की लोधी सेना अब एक राष्ट्रीय सेना नहीं रही थी, वो अफगान कबीले के आधार पर बनी थी और हर सिपाही अपने ट्राइबल लीडर की ही सुनता था, सुल्तान की नहीं। इसी वजह से डिसिप्लिन टूट गया। राजपूत सेनाओं का भी यही हाल था। राणा सांगा या किसी और हिंदू राजा की सेना भी क्लैन सिस्टम पर चलती थी। हर जागीरदार अपने आदमी लेकर आता था। बहादुर तो सब थे, लेकिन एकजुट युद्ध रणनीति नहीं थी। हमारी सेना 4 कैटेगरियों में बटी हुई थी: प्यादा मतलब इन्फेंट्री, सवार, कैवेलरी, हाथी दल और कुछ हथियारबंद तोपें। लेकिन पुराने समय की तरह अब उसमें स्पीड और मोबिलिटी नहीं थी। युद्ध के तरीके भी पुराने और असरदार ना रहे। हाथी से सीधा हमला करना या सामने से मुकाबला लेना, ये सब बाबर जैसे तुर्क योद्धाओं के गन पाउडर और चालाकी के सामने बेकार पड़ गए। सबसे बड़ा दोष था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की रक्षा पर कोई ध्यान नहीं देना। खैबर पास से बाबर बिना रोके टोके हिंदुस्तान आ गया और उसने एक छोटी पर ट्रेंड सेना के साथ इब्राहिम लोदी जैसे बड़े सुल्तान को पानीपत में हरा दिया। इसी प्रकार आर्थिक समृद्धि के बावजूद भारत की मिलिट्री स्थिति बहुत दुर्बल थी। पुरानी रणनीति, असंगठ सेना और नवीन हथियारों की कमी ने देश को एक विदेशी विजेता के लिए आसान लक्ष्य बना दिया। दोस्तों, यह था वो हिंदुस्तान जिस पर बाबर की नजर थी। अमीर था लेकिन बिखरा हुआ था, बहादुर था लेकिन एकजुट नहीं था, और शायद अपनों के धोखे का शिकार भी था। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या बाबर सच में अजय था, क्या वो कभी हारा नहीं, और राणा सांगा के साथ असली सच क्या था। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से राणा सांगा देशभक्त थे या देशद्रोही। यही सवाल आपके दिमाग में रखकर जाइए।